फ़र्ज़ कीजिए कि आप ऐसी दुनिया में पैदा होते हैं जहाँ पे आपका पहला सांस जो है वो इस चीज़ को पक्का कर देता है कि आप एक मुजरिम हैं। सन 1800 के करीब ब्रिटिश एम्पायर बड़े सगीर के अंदर इसी तरह का कुछ करते हैं जहाँ पे वो लोग इस हद तक कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं कि ज़ात, मज़हब और जुर्म में कोई फ़र्क नहीं रहता। वो ये फैसला करते हैं कि एक मुजरिम होने के लिए आपको कोई जुर्म करना ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ गलत लोगों के घर पैदा हो जाओ तो आप एक मुजरिम हो। ये वो टाइम था जहाँ पे आप क्रिमिनल बाय बर्थ कहलाए जा सकते थे। एक लीगल नाइटमेयर या एक लीगल किस्म का तूफ़ान जो अंग्रेज़ों ने खड़ा किया बड़े सगीर के लोगों के लिए। और ये सारा कुछ स्टार्ट होता है एक ऐसी कहानी से जो कि अंग्रेज़ों ने बनाई, और वो थी कहानी ठगी की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिशा और खुशामदीद तारीखी टेल्स में। तो अंग्रेज़ों का ठगी नामी चीज़ से पहली दफ़ा सामना होता है 19वीं सदी के शुरुआत में बिल्कुल। और उनको ऐसी रिपोर्ट्स मिलती हैं कि ये लोग एक बहुत एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म का एक ग्रुप है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की वारदातें करते फिरते हैं। पहली बार जो हमें किसी की लिखाई में मिलते हैं ठगी के बारे में कोई बात कि वो लोग किस तरह वारदातें करते थे, वो था एक फ्रेंच ट्रैवलर 16वीं सदी के अंदर जो बताता है कि दुनिया के सबसे तेज़ डाकू इस मुल्क में रहते हैं। ये लोग एक किस्म का रुमाल इस्तेमाल करते हैं जिसको ये लोग किसी के भी गले में बहुत आसानी से डाल लेते हैं, और इनको ये चीज़ इतनी अच्छे से करनी आती है कि इनके करीब हो इंसान तो वो कभी भी बच के नहीं निकल पाता, और ये उसका गला दबा के उसे मार देते हैं। अब अंग्रेज़ों के दौर में सेरंगापट्टनम की जब फतह होती है 1799 में, उसके बाद अंग्रेज़ों की तवज्जो जाती है इस तरफ कि भाई इस खित्ते में बहुत ज़्यादा ये ठगी का सीन है, क्योंकि 1810 में उनको मिलती हैं तकरीबन 30 डेड बॉडीज़ जो कि गंगा से लेके यमुना के बीच में मुख्तलिफ कुओं के अंदर डाली हुई होती हैं, और उनको इसी तरह फांसी से मारा गया होता है, लूटा गया होता है और फेंका गया होता है। इसके कुछ अर्से बाद 1816 में डॉक्टर शेरवुड एक पेपर लिखते हैं, और वो पेपर होता है इन फांसीगारों के बारे में जो कि मुख्तलिफ लोगों को इस तरह फांसी दे के मार देते हैं। ये पेपर पब्लिश होता है मद्रास जर्नल ऑफ लिटरेचर एंड साइंस में। अब इनका तरीक़ेकार वारदात तक कुछ ऐसे था कि ये लोग कहते हैं बहुत इनको अच्छे से बातचीत करनी आती थी लोगों से। तो जब कोई ना कोई काफ़िला कहीं ट्रैवल कर रहा होता था, वो कहीं जा रहे होते थे, तो ये भी उस काफ़िले के अंदर जॉइन हो जाते थे, शामिल हो जाते थे। तो काफ़िले में शामिल होकर उनसे अच्छी गुफ्तगू वगैरह करते थे। जब वो लोग कंफर्टेबल हो जाते थे इनके साथ और उनको लगता था कि हाँ ये भी कोई मुसाफिर हैं, तो मौका मिलते ही वो लोग इनके गलों में एक स्कार्फ सा था इनके पास, रेशमी रुमाल सा गलों में डालते थे, इनके गला दबाते थे, बॉडीज़ को छुपाते थे और उनको लूट लेते थे, और फिर वापस से यही कार्रवाई करने निकल पड़ते थे। लेकिन अब मसला वहाँ आता है जहाँ आहिस्ता आहिस्ता जब अंग्रेज़ों की जो रिपोर्ट्स हैं शुरू में वो बात कर रहे हैं कि ये कुछ डकैत हैं, कुछ डाकू हैं, इस खित्ते में मिलते हैं, कुछ ठग हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी रिपोर्ट्स बदलना शुरू हो जाती हैं और वो कहना शुरू हो जाते हैं कि ये लोग एक मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। ये लोग जो हैं ये इंसानों को मार के उनकी बलि चढ़ाते हैं। एक हिंदू गॉडेस जो है काली, उसको एक विलियम स्लीमन नामी आदमी होता है जो कि आगे जाके एंटी ठगी डिपार्टमेंट का हेड बन जाता है। उसकी जो राइटिंग्स होती हैं उनकी वजह से ये एक रिलीजियस कल्ट का इमेज आना शुरू होता है अंग्रेज़ों के दिमाग में इन डाकुओं के बारे में। वो 1830 में एक पेपर लिखता है, अपने नाम से नहीं लिखता, किसी और नाम से लिखता है, जिसमें वो ये बताता है कि ये जो हैं ठगी जो हैं ये लोग एक ऑर्गेनाइज्ड कल्ट है जो कि लोगों को मार के उनकी बलि चढ़ाता है, जो हिंदुओं के मजहब में एक गॉडेस हैं काली, उनको। साथ वो और चीज़ भी बताता है कि भाई ये लोग अपने इनके मुख्तलिफ तौर तरीके हैं, मुख्तलिफ रिचुअल्स हैं जो ये लोग पहले करते हैं, और फिर अमूमन वो अपनी राइटिंग्स में ये भी कहता है कि ये सारे जो ग्रोह हैं ये काली माता जो है उनके मंदिर में जाते हैं, वहाँ जाके उनसे आशीर्वाद टाइप लेते हैं, उनसे ब्लेसिंग्स लेते हैं कि आप हमारी मदद करें इस काम में, और फिर जाके और लोगों को मारते हैं, उनको बलि चढ़ाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें वो अपने पेपर में विलियम स्लीमन लिखता है। अब एक रिलीजियस कल्ट बुलाने के साथ साथ वो ये भी कहने शुरू हो जाते हैं कि ये जो ठगी वाला काम है ये इस तरह का काम है जो एक ज़ात के बतौर पे किया जाता है, और वो कहते हैं कि ये काम इनकी पुश्तें करती हैं, जो बाप हैं अपने बेटों को ये काम सिखाते हैं, बेटे अपने बेटों को सिखाते हैं, और इसी तरह ये लोग करते चले जाते हैं, और यही इनकी ज़िंदगी का तौर तरीका है। तो ये सारी ख्यालात और ये सारी जो चीज़ें ब्रिटिश ने बना ली होती हैं मेरे दिमाग में, ये सब कुछ मिला जुला के कुछ अरसे बाद वो एक लॉ पास करते हैं, कानून पास करते हैं, जिसका नाम होता है द ठगी एक्ट ऑफ 1836, जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल लॉ था। इसके बारे में लोगों ने बहुत कहा कि ये बहुत गलत आपने एक कानून पास किया है जो कि
बेसिकली आपको नाजायज़ चीज़ें करने को अलाउ कर रहा है, और वाकई में ऐसे ही था। अगर आपको ये चैनल पसंद है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप पेट्रेन पे जाके हमारे पेट्रेन बन सकते हैं, और इसके अलावा आप mishanur.com पे जाके मुख्तलिफ ओरिजिनल आर्ट प्रिंट्स खरीद सकते हैं जो कि मैंने बनाए हैं, जो कि हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड हैं, और आपको ओरिजिनल पेंटिंग्स भी मिल सकती हैं जो कि मैं अमूमन एग्जीबिशंस लगाती हूँ उनके, वो कभी कभी अवेलेबल होती हैं। तो ये सब कुछ आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। सबसे बुरी चीज़ जो इस कानून के तहत अब अंग्रेज़ कर सकते थे वो ये था कि अब अगर आपका सिर्फ ताल्लुक़ है किसी ऐसे गैंग से या किसी ऐसे कबीले से या किसी ऐसी ज़ात से जो ठगी वाला काम करते हैं या जो लोगों को मारते हैं, लूटते हैं, तो अब अंग्रेज़ आपको उस बिना पे ही एक मुल्ज़िम करार दे सकते हैं। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि वो कहीं से सबूत लेके आएँ कि आपने किसी को मारा है या आपने किसी से चोरी किया है। नहीं, आप उनसे कोई ताल्लुक़ रखते हैं तो आप बतौर खुद एक चोर हैं आप, और सिर्फ एक चोर नहीं, एक मर्डरर, एक कातिल। और इस चीज़ के लिए जो सज़ा थी वो थी उम्र भर की कैद, साथ में मुश्किल तरीन मजदूरी। और अमूमन इस किस्म के केसेस में लोगों को वो लोग यहाँ से बड़े सगीर से बाहर भेज देते थे अपनी और कॉलोनीज में जहाँ उनको ज़रूरत थी लेबर की, जैसे कि अंडमान आइलैंड्स। इस कानून के तहत वो लोग और भी नाजायज़ चीज़ें करते थे, जैसे कि मुख्तलिफ जो पहले से कानून थे उनको बाईपास कर देता था ये कानून। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी इंसान ने कहीं पे कोई जुर्म किया है तो अब किसी भी और खित्ते का कहीं का भी मजिस्ट्रेट जो है वो उसको उस पर केस खोल सकता है। उनको ज़रूरत नहीं है कि वो देखेंगे किस जुरिसडिक्शन में है, वो किस एरिया में उसने किया है। नहीं, वो बस चीज़ें जल्दी जल्दी करने के लिए ना इस तरह की चीज़ें भी इस लॉ के अंदर लिख देते हैं। अब एक और चीज़ जिसका अंग्रेज़ बहुत इस्तेमाल करते हैं वो थे ऐसे आदमी जिनको वो बुलाते थे अप्रूवर्स। ये थे बेसिकली वो लोग जो कि इन्फॉर्मेंट्स थे, जो अपने आप को बचाने के लिए अपने जो साथी थे उनके बारे में मालूमात देते थे अंग्रेज़ों को, और फिर अंग्रेज़ उनके बिना पे तकरीबन हज़ारों अरेस्ट इकट्ठे कर लेते थे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उन 1000 लोगों में से किसी ने कोई जुर्म किया है, नहीं किया, बच्चे, बड़े, बूढ़े कौन है, नहीं, वो उस ज़ात, उस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो सब भी चोर और कातिल हुए। ये कानून आगे जाके एक और कानून के लिए बुनियाद बनता है, और वो था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871। इस कानून के तहत अब वो जो बात मैंने शुरू में की थी कि आप क्रिमिनल बाय बर्थ बन जाते हो, कि आप अगर पैदा हुए हो ऐसे लोगों के घर जिनके ताल्लुक़ भी हैं ऐसे लोगों से जो कातिल हैं और डकैत हैं, तो आप पैदाइशी एक कातिल और डकैत हो और आपको उसी तरह ट्रीट किया जाएगा। अब इस एक्ट के बिना पे गवर्नमेंट करती ये थी कि वो लोग मुख्तलिफ कबीलों को, ज़ातों को, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को वो लोग वो भेजते थे नोटिफिकेशन कि हमारी आप पे नज़र है और हमें लगता है कि आप लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं। तो इसके बाद ऐसे होता था कि वो लोग उस ट्राइब, कास्ट, ज़ात, कम्युनिटी सबको कहते थे कि आपने अब रजिस्टर करना है अपने लोकल मजिस्ट्रेट के साथ। आपके जानने वाला हर कोई, बच्चा, बूढ़ा, औरतें, सारे रजिस्टर करें। उसके बाद इन सब लोगों को कहीं पे आने जाने पे पाबंदी लगा दी जाती थी। वो लोग अपने गांव से, अपनी ज़मीनों से कहीं और नहीं जा सकते थे अगर उन्होंने गवर्नमेंट से खुसूसन इजाज़त नहीं ली। ठीक है, वो बस मुँह उठा के कहीं जा नहीं सकते थे। इसके बाद अब वो आते हैं रिफॉर्म पे। तो अंग्रेज़ करते ही हैं कि बहुत ज़्यादा ख़ानदानों से उनके छोटे छोटे बच्चे वो लोग अब छीनना शुरू हो जाते हैं इस बिना पे कि भाई आप लोगों का तो पेशा ही है, आप लोग की तो ज़ात ही ऐसी जिसका काम ही ये है कि आपने तो चोरी चकारी सिखानी है, तो हमने ये साइकिल तोड़ना है। तो वो उन लोगों से बच्चे ले लेते थे और कहते थे हम इनको स्कूलों में डालेंगे, इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और इनको हमने चोर चकारी बनने से बचाना है। अमूमन स्कॉलर्स की रिसर्च अब ये कहती है कि इन बच्चों को वो लोग कोशिश करते थे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की, और साथ ही साथ लेबर के तौर पे भी इस्तेमाल करते थे। अब इसके अलावा हज़ारों लोगों को वो लोग खुद मूव करते हैं इस तरह की जगहों के अंदर जिसके इर्द गिर्द वो लोग पूरे के पूरे फेंस बना देते हैं, उसके इर्द गिर्द दीवारें बना देते हैं, और वहाँ पे ये लोग रहते हैं और काम करते हैं अंग्रेज़ों की मिलों में, इनकी फैक्ट्रियों में, बहुत सस्ते दामों में, क्योंकि ये लोग एक किस्म की इनको सज़ा मिली हुई है ना करने के लिए। जब ये कानून अपने जोबन पे था तो तकरीबन 160 कास्ट्स और ट्राइब्स और मिलियंस ऑफ लोग जो थे वो अफेक्ट होते थे इससे, और वो सब इस नोटिफिकेशन वाले उसके अंदर आते थे कि वो लोग अपने हिसाब से फिर नहीं सकते और सारी चीज़ें उन पर लागू होती थी। अब ब्रिटिशर्स, अब अंग्रेज़ों के बड़े सगीर से जाने के बाद स्कॉलर्स ने एक्चुअली वापस जाके देखा है और सोचा है कि यार ये मतलब हो क्या रहा था, क्या वाकई में ठगी जो था वो एक कोई दीन बन चुका था, कोई मज़हब बन चुका था,
कि ये अंग्रेज़ों ने सब कुछ अपने हिसाब से बना लिया, क्या चल क्या रहा था। तो अब ये चीज़ समझने के लिए तारीख़ दान ऐसे करते हैं कि ये लोग अंग्रेज़ों के वक्त से पहले की सोर्सेज देखते हैं कि क्या उनमें ठगी नामी चीज़ नज़र आती है हमें, क्या ये लोग पहले भी थे। तो ये जो लफ्ज़ है ठग, ये हमें मिलता है मुख्तलिफ सोर्सेज में, और ये इंस्पायर हुआ इस तरह के लफ्ज़ों से जैसे हिंदी में ठग, मराठी में ठक, संस्कृत में स्तघा। और इसका मतलब जो एक आम ज़ुबान मतलब है कि एक धोखेबाज, एक धोखेबाज किस्म का इंसान। तो ये लफ्ज़ तो एग्जिस्ट करता था अंग्रेज़ों के आने से पहले। ये उसी वक्त नहीं बनाई गई चीज़, लोगों को ठगा जाता था। हमें और भी सोर्सेज मिलती हैं, जैसे कि 12वीं सदी में एक जैन टेक्स्ट है, वो बात करता है कुछ लोगों के बारे में जो ठगा विद्या करते हैं, यानी कि इसी तरह के धोखेबाज किस्म की हरकतें करते हैं और चोरी चकारी करते हैं। इसके अलावा ज़ियाउद्दीन बरानी की 14वीं सदी की जो तारीख है सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, उसके अंदर भी वो बात करता है कि तकरीबन 1000 ठग उन्होंने कहीं से पकड़े। उसके अंदर भी वो ये बताता है कि उन्होंने एक इंसान की दी गई जानकारी के ऊपर बेस्ड 1000 ठगों को पकड़ा है और उनको कैद किया है। तो यानी कि उस ज़माने में भी ऐसे था कि पूरे के पूरे ग्रोह थे जो कि मिल के इस तरह की डकैतियाँ वगैरह करते थे। इसके अलावा मुग़लों के दौर में भी इनके बारे में बात की जाती है, जैसे कि 17वीं सदी के अंदर औरंगज़ेब जो है वो अपने एक फरमान में बात करता है फांसी गर्ज के बारे में, जो कि आदतन ये काम करते हैं। तो इसके बाद तारीख़ दानों का कहना ये है कि हाँ, जो ये एक काम है, जो एक पेशा है एक किस्म का, कि आप चोरी चकारी करो, आप लोगों को मारो और आप उन्हें धोखा दो और आप ठग, जो टर्मिनोलॉजी जिसके ऊपर बनी थी वो चीज़ थी बरे सगीर में पहले से, हाँ, लेकिन ये कोई दीन नहीं था, ना ये कोई मज़हब था। कोई भी सोर्स आपको कहीं पे भी ऐसी नहीं मिलती कि ये लोग कोई एक दीन था जो लोग फॉलो करते थे, या ये एक ज़ात थी या एक कबीला था जो कि थे ही ठग, थे ही ठग। तो ये चीज़ जो है ये अंग्रेज़ों ने ख़ुद बनाई अपने ख़्यालात में, जबकि इसकी कोई एक्चुअल आपको बैकिंग नहीं मिलती, ना ही कोई एविडेंस मिलता है इसके ऊपर। कुछ तारीख़ दानों का और स्कॉलर्स का ये कहना है, जैसे कि स्टीवर्ट गॉर्डन और सैंड्रिया फ्रीटैग, वो ये कहते हैं कि जब मुग़लों की हुक्मरानी ख़त्म होती है और अंग्रेज़ आते हैं, तो उसके बाद बरे सगीर में माली तौर पे इतने बुरे हालात हो जाते हैं और इतनी चेंजेस आती हैं कि उसके एक नतीजे में कि ठगी की एक्टिविटीज़ में जो ज़्यादा तेज़ी आती है वो इस वजह से होती है कि उस लोगों को अब जानी और माली मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होता है अंग्रेज़ों की वजह से। एक ही और इसके सबूत हमें मिलते हैं, वो ये है कि इन ठगों का अमूमन किसी न किसी लोकल ज़मींदार या लोकल हुक्मरान के साथ मुआहदा टाइप चल रहा होता था, जहाँ पे वो लोग पैसे देते थे इनको प्रोटेक्शन के लिए और इस तरह की चीज़ें। तो ये भी एक चीज़ हमें नज़र आती है मुख्तलिफ हिस्टोरिकल अकाउंट्स में। अब लेकिन जो वो चीज़ थी कि ये एक दीन है और मज़हब है, इस चीज़ के तो बहुत ख़िलाफ़ हिस्टोरियंस होते हैं, कहते हैं कि ये चीज़ नहीं थी एक्चुअली, ये अंग्रेज़ों ने ख़ुद तख्लीक की। अब सवाल ये बनता है कि क्यों, आखिर क्यों किया उन्होंने ये? तो बहुत आसान है इसका जवाब, क्योंकि जब उन्होंने ये एक इमेज बना लिया इन लोगों का, बहुत ज़्यादा ज़ातों का, कबीलों का, कि भाई ये सारे हैं चोर चकार और इन लोगों को देखो कोई अक्ल तमीज़ नहीं है, इन लोगों के तरीक़ेकार ये हैं, बच्चों को चोरी चकारी और कत्ल वारत सिखाते हैं। तो आसान हो गया अंग्रेज़ों को ये जस्टिफाई करना कि हम जाके इनको तमीज़ सिखाते हैं। विलियम स्लीमन के जो अपने इंटरव्यूज़ थे मुख्तलिफ ठगों के साथ, वो ये बताता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि हाँ, हम मुख्तलिफ देवताओं में और देवियों में यकीन रखते हैं, जैसे कि भवानी या देवी, लेकिन हम जो चोरी चकारी और कत्ल वारत करते हैं ये पैसों के लिए करते हैं। तो उसके अपने इंटरव्यूज़ जो हैं वो उस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि ये कोई दीन नहीं था, ना ही कोई मज़हब था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस चीज़ से बहुत फ़ायदा उठाया। विलियम स्लीमन, जैसे कि मैं बताती हूँ, कि वो आगे जाके बन जाता है एंटी ठगी डिपार्टमेंट का हेड। अंग्रेज़ ये लॉज इस्तेमाल करते हुए मिलियंस ऑफ लोगों को इस्तेमाल करते हैं एज चीप लेबर, और साथ ही साथ उनके बच्चों को लेके क्रिश्चियनिटी में पुश करने की कोशिश करते हैं और उनको भी इस्तेमाल करते हैं एज चीप लेबर। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों ने एक दौर में, तो हालांकि ये जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है ये इंडिपेंडेंस के बाद जाके वापस ले लिया जाता है, इसे रिपील कर दिया जाता है, और लेकिन अब फिर एक टैबू बन जाता है और फिर डी नोटिफाइड ट्राइब्स जो कि कभी न कभी एसोसिएटेड थे इस एक्ट के साथ, आज भी उन लोगों को, उन ज़ातों को, उन कबीलों को शक की निगाह से देखा जाता है इसके बेसिस पे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप पेट्रियन पे जाके हमारे पेट्रियन बन जाएं। हमारे चैनल को आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। शुक्रिया।